हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आज एजुकेशन लाइव यूट्यूब चैनल पे। जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दबा लीजिए बेल आइकन का बटन, जिससे कि आने वाली वीडियो के बारे में आप सभी को पता चल सके सबसे पहले। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रांसफार्मर का पार्ट नंबर 2। इससे पहले एक पार्ट लग चुका है, जिस भी स्टूडेंट ने अभी तक नहीं देखा है तो देख सकते हैं। इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया, वहाँ से। और चलिए शुरुआत करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। हमारा 25 नंबर क्वेश्चन आता है, ट्रांसफार्मर तेल को किसके लिए प्रयोग किया जाता है? एक इंसुलेटर के रूप में, या एक शीतलक के रूप में, या एक विषवाहक और शीतलक बोलते हैं जिसको हम इंसुलेटर या कूलेंट, या अक्रिय माध्यम जिसको इनर्ट मीडियम बोला जाता है। तो बताइए कौन सा राइट आंसर होगा इसका? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मतलब विषवाहक और शीतलक, इंसुलेटर एंड कूलेंट। मतलब ट्रांसफार्मर का जो तेल होता है वो विषवाहक, इंसुलेटर और शीतलक यानी कूलिंग दोनों तरह का व्यवहार करता है। और एक अच्छे ट्रांसफार्मर में क्या निम्नलिखित गुण होने चाहिए? एक तो जो तेल की श्यानता है जिसको विस्कोसिटी बोला जाता है, तो वो कम होनी चाहिए। दूसरा, तेल की वाष्पशीलता कम होनी चाहिए। तीसरा, इसका बहाव बिंदु मतलब फ्लैश पॉइंट है वो 140 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, 140 डिग्री सेल्सियस। और तेल का जो पैरावैद्युतिक क्षमता है वो हमेशा उच्च होनी चाहिए, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 26 नंबर। अब बात आती है, एक ट्रांसफार्मर एसी को डीसी में बदलता है, या डीसी को एसी में, या डीसी वोल्टेज और धारा में या वृद्धि कमी करता है, या एसी वोल्टेज और धारा को अधिक या कम करता है। तो बताइए कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा? फटाफट टाइप करके बताइए। एक ट्रांसफार्मर, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, मतलब एसी वोल्टेज। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है, वोल्टेज और धारा को अधिक या कम करता है। मतलब ये इसके अंदर हमेशा दो वाइंडिंग्स होती है, प्राइमरी सेकेंडरी। तो इसके अंदर जो फ्रिक्वेंसी है वो सीमित रहती है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 27 नंबर। इसका आंसर बताइए क्या होगा? अब बात आती है, ट्रांसफार्मर का जो वोल्टेज नियामक है वो किसके द्वारा किया जाता है? द वोल्टेज रेगुलेटर ऑफ ट्रांसफार्मर इज डन बाई, तो वी ओ माइनस वी एफ भाग में वी ओ, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ट्रांसफार्मर में वोल्टेज नियामक जिसको वोल्टेज रेगुलेशन बोला जाता है वो निर्भर वोल्टेज तथा पूर्ण भार वोल्टेज के अंतर तथा निर्भर वोल्टेज के अनुपात के बराबर होता है। दोबारा सुनिए, ट्रांसफार्मर में जो वोल्टेज नियामक है मतलब वोल्टेज रेगुलेशन, निर्भर वोल्टेज मतलब जिसके ऊपर लोड ना हो या अलोडेड वोल्टेज, और पूर्ण भार वोल्टेज मतलब फुल लोडेड वोल्टेज, उन दोनों के अंतर तथा निर्भर वोल्टेज के अनुपात के बराबर होता है। जो निर्भर वोल्टेज होगी मतलब उसका भाग दिया जाएगा हमेशा। समझिए आगे होगा आप सभी को, मतलब जीरो लोडेड वोल्टेज माइनस फुल लोडेड वोल्टेज भाग में जीरो जो लोडेड वोल्टेज होती है उसका भाग लग जाएगा। ये इसका सूत्र भी बनता है, इससे आप परसेंटेज निकाल सकते हो, वी आर। समझिए आगे होगा आप सभी को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 28 नंबर। इसका आंसर बताइए क्या होगा? अब बात आती है, ट्रांसफार्मर में इसके प्राथमिक और द्वितीयक कुंडलन के माध्य कितना प्रतिरोध होता है? 0 होता है, 1 ओम होता है, या 1000 ओम होता है, या अनंत होता है? तो बताइए कौन सा राइट आंसर होगा इसका? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है हमेशा, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, मतलब अनंत होता है इन दोनों वाइंडिंगों के बीच का जो रेजिस्टेंस है, मतलब प्रतिरोध। अगर अनंत नहीं होगा तो ये शॉर्ट हो जाएगी। यानी ट्रांसफार्मर का प्राथमिक और द्वितीयक कुंडली एक दूसरे से प्रेरणीय रूप से जुड़ी होती है, मतलब सीधे कंडक्टली नहीं जुड़े होते हैं, जिससे कि वहाँ पर धारा है वो 0 होती है और प्रतिरोध अनंत होता है। धारा का मान हमेशा 0 होता है अगर एग्जाम में पूछ भी ले तो, और रेजिस्टेंस है वो अनंत होगा। समझिए आगे होगा आप सभी को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 29 नंबर। इसका आंसर बताइए क्या होगा? अब बात आती है, ट्रांसफार्मर के फेज सिरों में न्यूट्रल को डालने का लाभ क्या होता है?
ट्रांसफार्मर के फेज जीरो में न्यूट्रल को डालने का क्या लाभ होता है? क्या वोल्टता की जो उत्कृष्ट भिन्नता होती है उसको प्राप्त करने के लिए, या आसानी से संचालित करने के लिए, या बुशिंग्स की जो संख्या होती है उसको कम करने के लिए, या बेहतर विनिमय प्राप्त करने के लिए, मतलब टू गेट बेटर रेगुलेशन के लिए। जिसको भी समझने में ना आए वो इंग्लिश में देख सकते हो आप, साथ में ट्रांसलेट किए गए हैं इन क्वेश्चनों को। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मतलब बुशिंग्स की जो संख्या होती है उनको कम करने के लिए। थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए, इसके बारे में समझ आ जाएगा। ट्रांसफार्मर के फेज जीरो में न्यूट्रल को डालने का लाभ होता है बुशिंग्स की संख्या को कम करने के लिए, और ट्रांसफार्मर की जो आउटपुट वोल्टता होती है उसको नियत मान पर रखने के लिए टेपिंग की जाती है। क्या की जाती है? हमेशा टेपिंग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 30 नंबर। इसका आंसर बताइए क्या होगा। अब बात आती है, एक ट्रांसफार्मर में शून्य लोड निविष्ट शक्ति सामान्यतः ट्रांसफार्मर में खालिस्तान हानि के बराबर होता है। क्या होता है? वायु घर्षण, तांबा, लोहा, या भंवर धारा। बताइए कौन सा आंसर होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मतलब लोहा, मतलब लोहा हानि के बराबर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 31 नंबर। इसका आंसर बताइए क्या होगा। अब बात आती है, यदि वोल्टता के परिमाण को अपरिवर्तित रखते हुए, मतलब अपरिवर्तित रखना है, उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं लानी है, किसी भी परिणामीतर मतलब ट्रांसफार्मर की जो निवेश वोल्टता होती है उसकी आवृत्ति को बढ़ाया जाए, यानी आवृत्ति को बढ़ाना निवेश वोल्टता की, तो क्रोड में हिस्टेरिसिस हानि और भंवर धारा हानि बढ़ेगी, या हिस्टेरिसिस हानि बढ़ेगी और परंतु भंवर धारा हानि घटेगी, या हिस्टेरिसिस हानि घटेगी परंतु भंवर धारा हानि अपरिवर्तित रहेगी, मतलब नहीं घटेगी, वही सेम रहेगी, या हिस्टेरिसिस हानि घटेगी परंतु भंवर धारा हानि बढ़ेगी। तो बताइए कौन सा इसका राइट आंसर होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम से पूछा गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सी, मतलब सी इज राइट आंसर दिस क्वेश्चन। यदि वोल्टता के परिमाण को अपरिवर्तित रखते हुए किसी भी परिणामीतर की निवेश वोल्टता की आवृत्ति को बढ़ाया जाए तो हिस्टेरिसिस हानि तो हमेशा घटेगी, परंतु जो भंवर धारा हानि होती है वो अपरिवर्तित रहती है, मतलब उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 32 नंबर। इसके आंसर बताइए क्या होगा। तो ऑलरेडी नोट किया हुआ है, तो वोल्टता अनुपात V1 बटा में V2, और V1 बड़ा होता है V2 के ऑटो ट्रांसफार्मर में प्रेरक तावीय रूप में स्थानांतरित अंतरित शक्ति का जो अंश है वो किसके समानुपातिक होगा। तो इसका जायज़ सी बात है डायरेक्टली आंसर होगा, मैं आपको बता देता हूँ, मतलब V1 माइनस V2, जो V1 दे रखा होता है उसमें से V2 को माइनस करना है, भाग देना है V1 का, जो इसका समानुपातिक अंश आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 33 नंबर। इसका आंसर बताइए क्या होगा। अब बात आती है, निम्न में से किस परिणामीतर में द्वितीय कुंडली को हमेशा लघुपतित रखा जाता है, मतलब शॉर्ट सर्किट रखा जाता है। तो करंट ट्रांसफार्मर होता है उसमें, या विभव में, या विद्युत शक्ति परिणामीतर में, या वितरण परिणामीतर में। वितरण को डिस्ट्रीब्यूशन बोला जाता है, विद्युत शक्ति को इलेक्ट्रिक पावर बोला जाता है, और करंट ट्रांसफार्मर हो गया, और पोटेंशियल हो गया विभव को जो बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा धारा परिणामीतर, मतलब ए ऑप्शन। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। धारा ट्रांसफार्मर में द्वितीय कुंडली को हमेशा लघुपतित यानी शॉर्ट सर्किट रखा जाता है। यदि शॉर्ट सर्किट नहीं किया जाए तो ट्रांसफार्मर की द्वितीयक जो कुंडली होती है उस पर उच्च वोल्टेज पैदा होगी, जिससे कि ट्रांसफार्मर के विद्युत रोधन के जलने का भय उत्पन्न हो जाता है, जिससे कि धारा ट्रांसफार्मर को लाइन श्रेणी में हमेशा जोड़ा जाता है, हमेशा इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। समझिए आगे होगा आप को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 34 नंबर। इसका आंसर बताइए क्या होगा। अब बात आती है, ट्रांसफार्मर का कार्य सिद्धांत किस पर निर्भर करता है, कूलाम के नियम पे, फेराडे के नियम पे, एम्पियर नियम पे, या न्यूटन नियम पे। यह भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम से पूछा गया है।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मतलब फैराडे के नियम पर। तो ट्रांसफार्मर का जो कार्य सिद्धांत है फैराडे के नियम पर निर्भर करता है। किसी परिपथ से बंद चुंबकीय फ्लक्स में, यानी कोई भी परिपथ है और बंद चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, मतलब कोई भी चेंजिंग होती है या मूवमेंट होती है, तो एक विद्युत वाहक बल यानी ईएमएफ पैदा होता है। ईएमएफ पैदा होगा जिसका मान फ्लक्स परिवर्तन दर के हमेशा बराबर होता है। तो यही एक फैराडे का नियम है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 35 नंबर, इसका आंसर बताइए क्या होगा। अब बात आती है वितरण ट्रांसफार्मर अधिकतम दक्षता प्राप्त करने के लिए बनाए जाते हैं। पूरे लोड के लगभग कितनी मतलब दक्षता प्राप्त करते हैं, 100% पर, 50% पर, 25% या 10%। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मतलब 50% पर। समझे आगे होगा आप सीखो। हैंड ट्रांसफार्मर की अधिकतम दक्षता प्राप्त करने के लिए उसे पूर्ण भार के लगभग 50% पर चलाया जाता है, यानी ऑपरेटिंग होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 36 नंबर, इसका आंसर बताइए क्या होगा। अब बात आती है शून्य भार प्राथमिक धारा यानी आई का मान पूर्ण भार प्राथमिक धारा का लगभग कितना होता है, 30 से 40%, 3 से 5%, 15 से 30% या 40% से अधिक होता है। बताइए कौन सा राइट आंसर होगा इसका। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 से 5%, मतलब बी ऑप्शन, यानी शून्य लोड प्राथमिक धारा आई 0, मतलब 0 लोड पे पूर्ण भार प्राथमिक धारा का जो लगभग है वो 3 से 5% होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 37 नंबर, वह शक्ति गुणांक यानी पावर फैक्टर जिस पर ट्रांसफार्मर कार्य करता है, इकाई होता है 0.8 पश्चगामी होता है या 0.8 अग्रगामी या भार के शक्ति गुणांक पर निर्भर करता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, मतलब जो लोड होता है उसके पावर फैक्टर पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 38 नंबर, इसका आंसर बताइए क्या होगा। अब बात आती है शक्ति ट्रांसफार्मर, मतलब पावर ट्रांसफार्मर इस प्रकार बनाए जाते हैं कि अधिकतम दक्षता हो। तो पूरे भार के आधे पर, यानी पूरे भार के निकट, या पूरे भार के 1/4 पर, या पूरे भार के 3/4 भाग पर। बताइए कौन सा इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, पूरे भार यानी फुल लोड के निकट होता है लगभग। शक्ति ट्रांसफार्मर की बनावट इस प्रकार होती है कि उसे पूर्ण भार के निकट चलाने पर उसकी क्षमता अधिक होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 39 नंबर, इसका आंसर बताइए क्या होगा। अब बात आती है ट्रांसफार्मर में संरक्षी, मतलब कंजर्वेशन का उद्देश्य क्या होता है। कंजर्वेशन का उद्देश्य क्या होता है दोस्तों, कुंडली को शीतल करना यानी ठंडा करना, या ट्रांसफार्मर में नमी को रोकना, या कुंडली में लघुपतन को रोकना, या तेल के संकुचन और प्रसार को संभालना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, मतलब तेल के संकुचन और प्रसार को संभालना, ये इसका कार्य होता है। यानी यह मृदु लोहे की चादर का बना हुआ एक छोटा बेलनाकार सहायक तेल का टैंक होता है और यह मुख्य टैंक के ऊपर लगा होता है, और यह पाइप लाइन द्वारा मुख्य टैंक तथा जो संवसक होता है उसको संवसन लेने के लिए उससे जुड़ा होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 40 नंबर, सकेंद्रीय या सकेंद्रीय कुंडलन की स्थिति में निम्न वोल्टेज के कुंडलन करोड़ के निकट रखा जाता है। क्या रखा जाता है, हिस्टैरिसीस हानि कम कर देता है, या यह भंवर द्वारा हानि को कम करता है, या विद्युत रोधन आवश्यकता को कम करता है, या यह क्षरण अभिवाहों को कम करता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मतलब विद्युत रोधन आवश्यकता को हमेशा कम करता है, रिड्यूस द इंसुलेटिंग रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 41 नंबर, इसका आंसर बताइए क्या होगा। यह ट्रांसफार्मर की प्राथमिक तथा द्वितीयक कुंडलियां क्या काम के लिए एक दूसरे के शीर्ष पर लपेटी जाती है, क्षरण प्रतिघात के लिए जिसको कोरोजन रिएक्शन बोला जाता है, या लोहा हानि आयरन लॉस, कुंडलन प्रतिरोध जिसको कोयल रेजिस्टेंस बोला जाता है, या ताम्र हानि जिसको कॉपर लॉस बोलते हैं। तो बताइए कौन सा राइट आंसर होगा इसका। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, मतलब कोरोजन रिएक्शन के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों
42 नंबर, इसका आंसर बताइए क्या होगा। किसी 3 कला मतलब 3 फेज शक्ति ट्रांसफार्मर में तारा त्रिकोण मतलब स्टार संयोजन बना हुआ है, तो दोष में बचाव के लिए करंट ट्रांसफार्मर के लिए संबंध होना चाहिए, क्या होना चाहिए, मतलब स्टार स्टार में होना चाहिए या स्टार डेल्टा में या डेल्टा डेल्टा में या स्टार डेल्टा में, बताइए कौन सा आंसर होगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन सही से टाइप नहीं हुआ ट्रांसलेट में। तारा तारा का मतलब स्टार स्टार, त्रिकोण का मतलब हो गया डेल्टा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मतलब डेल्टा स्टार में होता है हमेशा, ये आपको ध्यान रखना है। सॉरी इसके लिए, समझे आगे होगा आपसी को, स्टार सॉरी डेल्टा और स्टार में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 43 नंबर, इसका आंसर बताइए क्या होगा। अब बात आती है प्राथमिक और द्वितीयक परिपथ के बीच पारस्परिक युग्मन का जो सुधार है वो निम्न में से कौन करेगा। उच्च भंजक वोल्टता वाला ट्रांसफार्मर ऑयल या उच्च प्रतिष्ठम चुंबकीय करोड़ करेगी या प्रतिरोधकता वाला कुंडली द्रव्य करेगा या न्यून प्रतिष्ठम चुंबकीय करोड़ करेगी, बताइए कौन सा आंसर होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, मतलब न्यून प्रतिष्ठम चुंबकीय करोड़ करेगी। प्राथमिक और द्वितीयक परिपथ के बीच पारस्परिक जो युग्मन का जो सुधार है वो फ्लक्स को बढ़ाने से होता है। किसको बढ़ाने से होता है, हमेशा फ्लक्स के बढ़ाने से, ये आपको ध्यान रखना है। और फ्लक्स को फाई से प्रदर्शित किया जाता है, ये तो आपको ध्यान ही है। और एन आई लिख सकते हो बटा में एस, एन आई का मतलब 1 बटा में एस भी लिख सकते हो। एस का मतलब हो गया प्रतिष्ठम, समझ में आगे होगा आपसी को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 44 नंबर, इसका आंसर बताइए क्या होगा। अब बात आती है स्टेप अप ट्रांसफार्मर निम्न में से किस में वृद्धि करता है, पावर, वोल्टेज या फ्रिक्वेंसी या करंट। स्टेप अप ट्रांसफार्मर की बात हो रही है, वो किस में वृद्धि करता है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मतलब वोल्टेज में वृद्धि करता है। स्टेप अप नाम से समझ जाना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 45 नंबर, ट्रांसफार्मर पर शॉर्ट सर्किट परीक्षण प्रदान करता है, क्या प्रदान करता है, पूर्ण लोड पर कॉपर हानि या किसी भी लोड पर कॉपर हानि, अर्थ लोड पर कॉपर हानि या अधिक लोड पर कॉपर हानि। मतलब ट्रांसफार्मर पर शॉर्ट सर्किट जो परीक्षण होता है उसके बारे में पूछा गया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, फुल लोड पर कॉपर हानि प्रदान करता है। यानी परिणामित्र पर लघु पथित परीक्षण पूर्ण बार पर कॉपर हानि प्रदान करता है। परिणामित्र यानी ट्रांसफार्मर की जो लघु पथ परीक्षण की अवस्था में प्राथमिक कुंडलन या आपूर्ति कुंडलन के तरफ एमीटर लगाकर निर्धारित धारा पर क्रमशः धारा, लघुपथन वोल्टेज तथा ताम्र हानियों को मापा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 46 नंबर। अब बात आती है निम्न में से कौन ट्रांसफार्मर का भाग नहीं है, दिक् परिवर्तन, संरक्षक टंकी, विकिरिक या टोंटी परिवर्तक, बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ए, मतलब दिक् परिवर्तन है वो इसका भाग नहीं है ट्रांसफार्मर का, बाकी तीनों इसके पार्ट्स हैं। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कितनी अच्छी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताना, 100%, 75%, 50% या इससे भी कम। तो आपका जो पॉजिटिव रिव्यू होगा कमेंट में उससे हमारा भी हौसला बढ़ेगा, हम भी आपके लिए बेहतरीन क्लासेस लेके आएंगे। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा हो यानी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक कीजिए और आपके पास जितने व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप्स हैं स्टडी के उन सभी में शेयर कीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स को पता चले। ये जो क्वेश्चंस है ये इलेक्ट्रिशियन की हर भर्ती के अंदर इम्पोर्टेंट साबित होंगे और इसी चैनल के ऊपर बहुत सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और वीडियोस अवेलेबल है। आप इनकी प्लेलिस्टों को चेक कीजिए चैनल की सभी, और सभी वीडियोस को चेक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम। प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब कर लेना जो भी नया स्टूडेंट आया है।